सोवियत के मिग 21 को कैसे चुरा लिया मोसाद ने, जिसे हासिल करना चाहते थे दुनिया भर के देश। इजरायली खुफिया एजेंसी का वो बड़ा कारनामा जिससे दुनिया हतप्रभ रह गई, खुद सोवियत और जो मिस्र के तमाम देश थे। 60 के दशक में मिग 21 दुनिया का सबसे आधुनिक और हल्का विमान था। पश्चिमी देश अभी तक ऐसा आधुनिक विमान नहीं बना पाए थे। इन देशों की खुफिया एजेंसियां किसी भी तरह से सोवियत के मिग 21, उस वक्त के सबसे आधुनिक विमान को किसी भी तरह से हासिल करना चाहते थे। सोवियत ने मिग 20 विमान की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कर रखी थी कि उसके आसपास कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता था। ऐसे में इजराइल की खुफिया एजेंसी ने वो कारनामा कर दिखाया जिससे न सिर्फ पश्चिमी देश बल्कि पूरा अरब और खुद सोवियत भी हक्का बक्का रह गया। यही वो विमान था जिसकी वजह से इजराइल ने अमेरिका से इसके एवज में बहुत बड़े सौदे किए और अरब देशों को युद्ध में कुछ दिन के बाद ही हरा दिया। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारे युवाओं में देश और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव बढ़े। इससे हमें भी और अच्छा काम करने की ताकत मिलती है। यह पूरी दास्तां समझने के लिए आपको इस शौर्यपूर्ण कहानी के कुछ चरित्रों के असली नाम जानने होंगे पहले, जिससे आप आसानी से पूरे प्लान की बारीकियों को समझ सकते। इसमें सबसे पहला नाम है इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख मेर आमेत का, जो इस पूरे प्लान के मदारी थे। इसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है मेर आमेत को, जिस व्यक्ति ने मिग 21 लाने के लिए कुछ भी करने का चैलेंज दिया था। उसका नाम है इजरायली वायुसेना के प्रमुख एजेर वाइजमन, जो कुछ ही दिन पहले सेना प्रमुख बनते हैं और पूरी तरह से लग जाते हैं मेर आमेत के पीछे, यानी खुफिया एजेंसी के जो प्रमुख हैं, कि उन्हें किसी भी तरह से मिग 21 लाने के लिए प्लान बनाने को तैयार कर। तीसरा नाम है उस व्यक्ति का जिसे इजरायली खुफिया एजेंसी प्रमुख ये काम सौंपते हैं, जो पहले भी मिस्र और सीरिया से मिग 21 को चुराने की नाकाम कोशिश कर चुके थे, जिनका नाम था रहविया वर्डी। वर्डी लग जाते हैं अपने काम में और उन्हें एक बंदा मिलता है, इराकी यहूदी योसेफ शिमिश। शिमिश बहुत बड़ा किरदार है, जो इस पूरी कहानी का चौथा सबसे बड़ा कारीगर है। शिमिश ही वो व्यक्ति है जो पूरी कहानी को अंजाम तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा चरित्र है। अगर शिमिश नहीं होता तो ये किसी भी तरह से संभव ही नहीं था कि इजरायली खुफिया एजेंसी मिग 21 को चुरा पाए। अब शिमिश इराक वायु सेना के जिस कमांडर को अपने जाल में फंसाता है, वो है इस कहानी का हीरो, ईसाई पायलट कैप्टन मुनीर रैदफा। कैप्टन मुनीर रैदफा, इस नाम को आप याद रखिए, पूरी कहानी में ये सबसे बड़ा हीरो है। तो आपने सभी चरित्र समझ लिए होंगे और उनका नाम भी। अब आपको ले चलते हैं उस जगह जहां पूरी कहानी की पटकथा लिखी जा रही है और सभी कमांडरों को मदारी कमांड देने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है 25 मार्च 1963 को। मेर आमेत, जो कि इजराइल के खुफिया एजेंसी प्रमुख हैं, बनते हैं और वो इजराइल के कई रक्षा अधिकारियों से मुलाकात करके ये पूछते हैं कि इजराइल की सुरक्षा के लिए मोसाद का सबसे बड़ा योगदान आपके लिए क्या हो। सबका एक ही कहना था कि अगर वो किसी तरह से सोवियत का जो आधुनिक विमान है मिग 21 इजराइल ला पाए तो ये सबसे बड़ा योगदान होगा। असली कहानी तब शुरू हुई जब एजर वाइजमैन इजराइल के वायुसेना के प्रमुख बने। वो हर 2-3 हफ्ते में मेर आमेत के साथ सुबह का नाश्ता किया करते थे। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान मेर ने उनसे भी पूछ लिया कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब तो वाइजमैन कहां चुप रहने वाले थे। वाइजमैन ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, मुझे किसी भी तरह से मिग 29 विमान चाहिए। आप मेर आमेत, अपनी किताब है उनकी एक, हेड टू हेड में लिखा है, मैंने वाइजमैन से कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? पूरे पश्चिमी जगत में एक भी विमान नहीं है। लेकिन वाइजमैन अपनी बात पर अड़े रहे। वो बोले कि हमें हर हालत में मिग 29 आधुनिक विमान चाहिए। उसे पाने के लिए आपको अपनी
सारी ताकत लगा देनी होगी, जितने शाम दाम दंड भेद जो भी करना है करिए। अमित आगे लिखते हैं कि मैंने इसकी जिम्मेदारी अपने एक बहुत जाबाज अफसर रहविया वर्डी को दी, जो इससे पहले मिस्र और सीरिया से मिग 29 विमान लाने की असफल कोशिश कर चुके थे। हमने इस योजना पर महीनों तक काम किया था। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस योजना को पूरा कैसे किया जाए, ये हम नहीं समझ पा रहे। उस वक्त के सोवियत संघ ने 1961 से अरब देशों को मिग 29 देने शुरू कर दिए थे। डॉरेन गैलर अपने लेख स्टीलिंग अ सोवियत मिग ऑपरेशन डायमंड में लिखते हैं कि 1963 मिग 21 सीरिया, मिस्र, इराक की वायुसेना के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। रूसी इन विमानों के लिए जो उनकी सबसे उच्चतम गोपनीयता थी उसको बरत रहे। सोवियत ने अरब देशों को विमान देने की सबसे बड़ी शर्त ये रखी थी कि विमान भले उनकी धरती पर ही रहेंगे, लेकिन विमानों की जो सिक्योरिटी है, उनका जो प्रशिक्षण है और उनका जो रखरखाव है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो सोवियत अधिकारी ही करेंगे। पश्चिम में मिग 21 की क्षमताओं के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि कितना ताकतवर ये विमान है, कितना मजबूत ये विमान है, कैसे युद्ध की दिशा ये बदल सकता। वर्डी ने अरब देशों में इस बारे में सुराग लगाने शुरू कर दिए। कई हफ्तों बाद वर्डी को ईरान में इजरायली मिलिट्री अताशे याकूब निमरादी से एक रिपोर्ट मिलती है और वो एक इराकी यहूदी योसेफ शिमिस को जानते हैं, जिसका दावा है कि वो एक इराकी पायलट को जानता है जो इराक का मिग 21 विमान इजराइल ला सकता है। ये जो सूचना थी, ये इसके लिए सबसे बड़ी सूचना शिमिश का मिलना। शिमिश जो था वो शिमिश अविवाहित था, आनंद में जीवन जीना का आदी था, लोगों से दोस्ती करना और उनका पूरा विश्वास जीतने की उसमें कमाल की। शिमिश की बगदाद में एक ईसाई मित्र हुआ करती थी जिसकी बहन का नाम था कमीला। कमीला ने इराकी वायुसेना के एक ईसाई पायलट कैप्टन मुनीर रैदवाह से विवाह कर लिया था। शिमिश को पता था कि मुनीर असंतुष्ट थे क्योंकि बेहतरीन पायलट होने के बावजूद उनकी पदोन्नति नहीं की गई। उनसे कहा जाता था कि वो अपने ही देश में कुर्दों के गांवों पर बमबारी करें। उस वक्त जो कुर्द थे, कुर्दों को मारने के लिए खुद इराकी सेना बमबारी करती थी। कुर्द अपना अलग देश चाहते हैं जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता है। वो इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान का भी थोड़ा बहुत क्षेत्र उसमें आता है। तो यहां तक के वो क्षेत्र में फैले हुए हैं, लेकिन उन्हें बेचारों को कुछ नहीं मिला, सब ये मारना चाहे। जब उन्होंने, यानी कि किसने, मुनीर जो एक बेहतरीन पायलट थे, जब मुनीर ने अपने अफसरों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने किसकी शिकायत की कि मुझे एक अच्छा पायलट होने के बावजूद पदोन्नति नहीं मिल रही और मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है ईसाई होने के कारण। और उनसे कहा गया मुनीर से कि वो कभी भी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन। अब रैदफा जो थे, यानी मुनीर रैदफा जो पायलट थे, वो बड़े महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने सोच लिया कि अब उनके लिए इराक में रहने का कोई वजह नहीं है। शिमिश करीब 1 साल तक युवा पायलट रैदफा से बातचीत करने के बाद उन्हें एथेंस जाने के लिए मनाने में कामयाब। शिमिश ने इराकी अधिकारियों को बताया कि रैदफा की पत्नी को एक गंभीर बीमारी है और उन्हें पश्चिम के डॉक्टरों को दिखाकर ही बचाया जा सकता है। इसके बाद वो उनको ग्रीस लेकर चले गए। उनके साथ उनके पति को भी वहां जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि परिवार में वो अकेले ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल लेते हैं। इराकी अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और मुनीर रैदफा को उनकी पत्नी के साथ एथेंस जाने के लिए परमिशन दे दी। एथेंस में मोसाद ने इजरायली वायुसेना के एक और पायलट कर्नल जीव लिरोन रैदफा से मिलने के लिए भेजा हुआ था। मोसाद ने रैदफा का कोड नेम रखा था याहोलोम, जिसका अर्थ होता है हीरा। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन डायमंड नाम दिया गया था मोसाद की ओर से। एक दिन लिरोन ने रैदफा से पूछा, अगर तुम अपने विमान के साथ, लिरोन कौन, मोसाद के एजेंट, रैदफा से पूछा, अगर तुम अपने विमान के साथ इराक से बाहर चले आओ
तो सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है आपके साथ? रैदफा का जवाब था कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, कोई भी देश मुझे शरण नहीं देने के लिए तैयार होगा। इस पर लिरोन ने कहा, एक देश है जो आपको खुली बाहों से आपका स्वागत करेगा, उसका नाम है इजराइल। एक दिन सोचने विचारने के बाद रैदफा इराक में MiG-21 विमान के साथ बाहर आने के लिए तैयार हो गए। बाद में लिरोन ने एक इंटरव्यू में रैदफा के साथ हुई बातचीत का एक खुलासा किया। वो कहते हैं कि मैर आमेत, जो कि इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे, उन्होंने कहा था कि मैं रैदफा को इस काम के लिए $10 देने का प्रस्ताव रख दूं, अगर वो इस पे नहीं मानते हैं तो इसे 2 गुना कर दूं। लेकिन रैदफा शुरुआती प्रस्ताव को ही मान गए और उनके परिवार को इराक से निकालकर इजराइल में उनके साथ रहेगा, ये एक फैसला हुआ। अब आगे बात बढ़ती है, ग्रीस से वो दोनों रोम गए, यानी वो पायलट और जो इजरायली खुफिया एजेंसी के पायलट थे, वहां शिमिस और उनकी महिला मित्र भी पहुंच गई। कुछ दिनों बाद वहां इजरायली वायुसेना के इंटेलिजेंस विभाग के रिसर्च अफसर यहूदा पोरट भी पहुंच जाते हैं। रोम में ही तय हुआ कि इजरायली इंटेलिजेंस और रैदफा के बीच संवाद कैसे स्थापित किया जाए। माइकल बार जोहर और निसिम मिसहाल अपनी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद में लिखते हैं, अब यहां तय हुआ कि जब रैदफा इजराइल के रेडियो स्टेशन कॉल से मशहूर अरबी गाना मरहबते मरहबते सुनेंगे, तो ये उनके लिए संकेत होगा कि अब वो इजराइल को छोड़ दे। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि रोम में मोसाद के प्रमुख मैर आमेत खुद इस पर नजर रख रहे हैं। रैदफा को ब्रीफिंग के लिए इजराइल बुलाया गया, जहां वो सिर्फ 24 घंटे रहे। इस दौरान उन्हें सारी योजना बड़ी तसल्ली पूर्वक बताई गई। मोसाद ने उन्हें गुप्त कोड दिया गया, मोसाद की ओर से। इजरायली जासूस उन्हें तेल अवीव की मुख्य सड़क एल अनबी स्ट्रीट ले गए। शाम को उन्हें वहां के बड़े अच्छे जो रेस्तरां थे उनमें खाना खिलाया गया। वहां से रैदफा फिर वापस एथेंस चले गए और फिर वहां से जहाज बदलकर बगदाद पहुंचे और योजना के अंतिम चरण की तैयारी शुरू कर दी। अब अगली समस्या थी कि पायलट के जो परिवार को इराक के बाहर पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका कैसे भेजा जाएगा। रैदफा की कई बहनें और बहनोई भी थे और उनके उड़ने से पहले उन सबको इराक से बाहर निकालना बहुत जरूरी था। लेकिन यह तय हो गया था कि उनके परिवार को इजराइल ले जाया जाएगा। अब मामला यहां बड़ा संगीन हो जाता है। रैदफा की पत्नी जो कमीला थी को इस योजना की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और रैदफा को उन्हें सच बताने में बहुत डर लग रहा। रैदफा ने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि वो लंबे समय के लिए यूरोप के देशों में जा रहे हैं। वो अपने 2 बच्चों के साथ पहले एम्स्टर्डम पहुंचे। वहां उनका इंतजार कर रहे मोसाद के लोग उनको वहां से लेते हैं और उन्हें पेरिस ले जाते हैं, जहां जीव लिरोन ने उनसे मुलाकात की। रैदफा की पत्नी अभी तक नहीं भाप पाई थी कि ये लोग कौन हैं, क्या मोसाद के एजेंट हैं या उनके पति के जानने वाले। बाद में लिरोन ने याद किया, इन लोगों को एक छोटे अपार्टमेंट में ठहराया गया जहां सिर्फ एक डबल बेड था। हम उसी पलंग पर बैठे हुए थे। इजराइल की उड़ान भरने से एक रात पहले मैंने कमीला को बताया कि मैंने एक इजरायली अफसर हूं और अगले दिन उनके पति भी वहां पहुंचने वाले हैं। उसने बहुत ही नाटकीय प्रतिक्रिया दी। वो पूरी रात रोती और चिल्लाती रही। उसने कहा कि उसका पति बहुत बड़ा गद्दार है और उसके भाइयों को जब ये पता चलेगा कि उसने क्या किया है तो वो उसे मार डालेंगे। रैदफा की जो पत्नी थी, जब ये बात सुनी तो वो ना सिर्फ चिल्लाई, गुस्से में लाल हो गई और उसी समय उन्होंने इराकी दूतावास जाकर ये बताने का प्रण ले लिया कि उसके पति ने। अब वहां जो इजरायली एजेंट थे उन्हें शांत करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि अगर वो अपने पति को देखना चाहती हैं तो उन्हें मेरे साथ इजराइल चलना होगा। अब भाई यहां वो आ जाती है। अब जो पत्नी थी उन पर दबाव डाल दिया जाता है पूरी तरह से और कहा जाता है कि भैया अपने पति को अगर जिंदा देखना चाहती हैं तो आपको मेरे साथ इजराइल चलना होगा, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। अब वहीं लिरोन आगे वो बताते हैं कि उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास कोई विकल्प। सूजी हुई आंखों और एक बीमार बच्चे के साथ वो जहाज में बैठ जाते हैं और इजराइल आ जाते हैं। 17 जुलाई 1966 का एक वो समय था। यूरोप में मोसाद के एक स्टेशन को मुनीर की तरफ से एक कोडेड पत्र मिलता है जिसमें कहा जाता है कि उसने इराक से उड़ने की पूरी तैयारी कर। 14 अगस्त का दिन था। रैदफा ने MiG-29 विमान पर उड़ान भरी, लेकिन विमान के इलेक्ट्रिक सिस्टम में
कुछ खराबी आ जाती है और वो विमान को वापस जाकर रशीद एयरवेज पर फिर से उतार देते हैं। मामला यहाँ फंस। अब यहाँ एक उधर लोग बैठे हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ ये बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और मामला पूरी तरह से फंस गया है। बाद में मुनीर को पता चला कि विमान में आई खराबी गंभीर नहीं थी, हुआ ये था कि उसके जो कॉकपिट में एक फ्यूज जल जाने की वजह से धुआं उठ गया था, लेकिन मुनीर को कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विमान को रशीद एयरपोर्ट पर उतार दिया। 2 दिन बाद मुनीर ने उसी MiG-29 में फिर से उड़ान भरते हैं और पहले से तय हवाई मार्ग पर उड़ान जारी कर। माइकल बार जौहर और निसीम मिसलाहा फिर लिखते हैं कि पहले मुनीर ने बगदाद का रुख किया और फिर इजराइल की तरफ अपने विमान की नोक को कर दिया। इजरायली कंट्रोल रूम ने इसको लेकर नोट किया और बार बार संदेश भेजते रहे कि मुनीर वापस आओ, मुनीर वापस आओ, लेकिन अब मुनीर कहां। जब मुनीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो इराकी कंट्रोल रूम उस विमान को शूट करने की धमकी दे देता है। इसके बाद मुनीर अपना रेडियो ऑफ कर। 2 इजरायली पायलटों को इस मिशन पर लगाया गया था कि वो इराकी पायलट को इजराइल की सीमा में घुसते ही एस्कॉर्ट करके और इजराइल के जो हवाई ठिकाने हैं वहां ले। इजराइल के बेहतरीन पायलटों में गिने जाने वाले रैन पैकर को रैदफा और एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई। रैन ने वायुसेना कंट्रोल को संदेश भेजा, हमारे अतिथि ने अपनी रफ्तार को कम कर दिया है और वो एक अंगूठा उठाकर हमें संकेत दे रहा है कि वो अब नीचे उतरना चाहता है। उन्होंने अपने विंग भी हिलाए हैं, जो एक अंतरराष्ट्रीय कोड है कि इनके इरादे बहुत नेक हैं। बगदाद से टेक ऑफ करने के 65 मिनट बाद ठीक 8 बजे रैदफा के विमान ने इजराइल के हैजोर एयरवेज पर लैंड कर दिया और खेल हो। ऑपरेशन डायमंड शुरू होने के 1 साल के भीतर 1967 का 6 दिन का युद्ध शुरू होने से 6 महीने पहले दुनिया का उस दौर का सबसे आधुनिक विमान MiG-29 इजरायली वायुसेना के पास। मोसाद की टीम ने असंभव को संभव करने का वो कमाल कर दिया था। लैंड करने के बाद परेशान और भौचक के मुनीर को हैजोर बेस कमांडर के घर ले जाया जा। वहां कई वरिष्ठ इजरायली अफसरों ने उनको पार्टी दी है, बिना ये समझे कि उन पर उस समय क्या गुजर रही थी। मुनीर पार्टी के एक कोने में बैठे रहे और वो एक शब्द भी नहीं। कुछ आराम करने के बाद निश्चित हुआ और उनकी पत्नी और बच्चे इजराइल आने वाले हैं और विमान में बैठ चुके हैं। मुनीर रैदफा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के ले जाया गया। वहां उन्होंने बताया कि किस तरह से इराक में ईसाइयों के साथ जुल्म किया जा रहा है और किस तरह से वो अपने लिए अपने ही लोगों पर और किस तरह से वो अपने ही लोग कुर्दों पर बम गिरा रहे। ये बहुत बड़ी बात थी मुनीर का इजराइल के लिए काम करना। आप वहां देख सकते हैं कि इराक की जो वायुसेना थी वहां मुनीर के साथ गैर मुस्लिम होने की वजह से कितना बड़ा धोखा हो रहा था। इसी धोखे की वजह से मुनीर ने यह फैसला कर लिया कि वो ये काम अंजाम देगा। अगर शायद मुनीर के साथ ये नहीं होता, ये सभी इस्लामिक देशों में होता है गैर मुस्लिमों के साथ, उनको वहां भले ही वो कितने ही कलाकार क्यों ना हो, भले ही वो कितने ही सक्षम क्यों ना हो, लेकिन उनको उनके किए का पूरा वो नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना। मुनीर के साथ भी यही हो रहा था। उन्हें कहा गया था कि वो जिंदगी में कभी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन सकते। अब मुनीर के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वहां पड़ा रहे वो जिंदगी में, या एक अच्छी जिंदगी के लिए आगे बढ़े और कुछ दुनिया को बताए कि इराक जैसे देश में ईसाइयों और कुर्दों के साथ क्या हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुनीर को तेल अवीव के उत्तर में समुद्र से लगे शहर हर्जिलिया में उनके परिवार से मिलवाने के लिए ले जाए। अब जो ये मुलाकात थी उनकी पत्नी की और उनकी, ये बहुत खतरनाक। वहां उनकी पत्नी उन पर चिल्लाने लगती है कि तू गद्दार है और मारने की कोशिश करती है और कहती है कि तूने गद्दारी की है अपने। अब ये बात मुनीर के लिए बहुत नागवार गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद उस विमान को इजराइल के मशहूर वायुसेना पायलट डैनी शपीरा ने उड़ाया। विमान लैंड होने के 1 दिन बाद वायुसेना प्रमुख ने उनको बुलाकर कहा कि आप MiG-21 विमान उड़ाने वाले पहले पश्चिमी पायलट होंगे। आपको इस विमान का बारीकी से अध्ययन करना होगा और इसकी अच्छाइयों और कमियों को ढूंढना होगा। बाद में डैनी शपीरा ने याद किया, हम
हथजोर में मिले जहां मिग-20 विमान खड़ा हुआ था। रैदफा ने मुझे सभी बटनों की जानकारी दे दी थी कि कैसे क्या होता है। हमने विमान के बारे में सभी निर्देश पढ़ लिए थे जो अरबी और रूसी भाषा में लिखे हुए थे। 1 घंटे के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं विमान को उड़ाने जा रहा हूं और वो आश्चर्यचकित रह गए, यानी उनके सेना प्रमुख आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा, आपने विमान उड़ाने का कोर्स पूरा नहीं किया है। मैंने उन्हें बताया कि मैं टेस्ट पायलट। उसने कहा कि वह साथ रहेगा। मैंने कहा ठीक है। कि मिग-21 की पहली उड़ान देखने के लिए इजरायली वायुसेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी हजोर पहुंच चुके थे। वहां वायुसेना के प्रमुख एजेर वाइजमैन भी खड़े हुए थे। उन्होंने शपीरा के कंधे थपथपाए और बोले, कोई स्टंट दिखाने की कोशिश मत करना और विमान को सुरक्षित उतार लेना। रैदफा भी वहां मौजूद थे उस वक्त। जैसे ही उड़ान के बाद शपीरा ने लैंड किया, मुनीर रैदफा दौड़ते हुए उनके पास आए और उनकी आंखों में आंसू आ। मुनीर रैदफा ने कहा, तुम्हारे जैसे पायलट के रहते हुए अरब तुम्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। कुछ दिनों की उड़ान के बाद वायुसेना की विशेषज्ञ समझ गए कि पश्चिम में मिग-21 विमान को क्यों इतनी इज्जत के साथ देखा जाता। वो बहुत ऊंचाई पर बहुत तेजी से उड़ सकता था और मिराज 3 युद्धक विमान से उसका वजन 1 टन कम। अमेरिका ने उस विमान का अध्ययन करने और उसे उड़ाने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा, लेकिन इजरायलियों ने उन्हें विमान के आसपास भी नहीं आने दिया। उनकी एक शर्त थी कि अमेरिका पहले उनके साथ सोवियत विमान भेदी मिसाइल सैम 2 की तकनीक साझा करे। बाद में अमेरिका इसके लिए राजी हो गया, तब जाकर बात आगे बढ़ी। अमेरिकी पायलट इजराइल पहुंचे, उन्होंने मिग-21 का निरीक्षण किया और उसे उड़ाकर भी देखा। मिग-21 का राज पता चलने का इजरायली वायुसेना को भरपूर फायदा मिला। उसने उन्हें अरब देशों के साथ 6 दिनों के युद्ध की तैयारी करने में बहुत बड़ी मदद की। उस मिग-21 के रहस्य ने इजराइल की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और कुछ ही घंटों में इजराइल ने पूरी अरब वायुसेना को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया और मिस्र के जो तमाम विमान थे वो उड़ने से पहले ही खत्म कर दिए गए। 250 विमान। ये मिस्र के लिए बहुत बड़ा झटका था। मिस्र आज तक डरता है इजराइल के सामने युद्ध लड़ने में और अब कभी भी नहीं लड़ेगा, वो उसको पता है। और मिस्र की इतनी बड़ी वायुसेना जो अरब की सबसे बड़ी वायुसेना थी, थोड़ी देर में तहस नहस हो गई। लोग, उनके जो पायलट थे वो देखते रह गए कि हुआ। अब ये जो इजराइल ने कर दिखाया था वो बहुत बड़ा हो रहा था उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। और उसकी सुरक्षा मिग-21 की जो तकनीक थी उसके जरिए कितनी आगे बढ़ी, ये तो आप सब महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त जब 6-7 देशों से युद्ध छिड़ा तो थोड़ी देर में उस युद्ध को खत्म। ये कमाल आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह से उन्होंने, वो कमाल का युद्ध था। थोड़ी देर में खत्म करना युद्ध को बहुत बड़ी बात, युद्ध खत्म कर दिया था इजराइल ने जीत के साथ। नमस्कार।